तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान में नवीन स्कूल की मान्यता या फिर स्कूल क्रमोन्नति के लिए आवेदन जैसे अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त विषय, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, भवन परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी वो देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको मान्यता से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो है वो देख सकते हैं। जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे स्कूल मान्यता 2022 बाय राजगुरु जी तो आपके सामने देखिए हमारा ये वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में मैंने मान्यता से संबंधित सभी जानकारी वो दे रखी है, चाहो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए अगर आप नवीन स्कूल मान्यता के लिए आवेदन करना चाहते हो या फिर स्कूल क्रमोन्नति के लिए आवेदन करना चाहते हो तो दोनों की आवेदन करने की जो प्रोसेस है सेम की सेम है। जहां पर डिफरेंस होगा जिस स्टेप के अंदर वहां पर मैं इसकी जानकारी है वो दे दूंगा। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नवीन स्कूल की मान्यता के लिए कैसे आवेदन करते हैं कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 या फिर कक्षा 1 से लेके 5 तक। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में प्राइवेट स्कूल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल की शुरुआत की रखी है जिसका नाम है पीएसपी पोर्टल और इसी पीएसपी पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन वो करना पड़ेगा। लेकिन नवीन स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास एक पीएसपी कोड होना जरूरी है, क्योंकि बगैर पीएसपी कोड के आप आवेदन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको पीएसपी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है पीएसपी पोर्टल। तो जब आप यहाँ पे पीएसपी पोर्टल सर्च करोगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पे rajpsp.nic.in की कई वेबसाइट हैं आपके सामने आ जाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट हैं लेकिन एक वेबसाइट आपको नजर आएगी यहाँ पे rajpsp.nic.in psp1 होम। इस वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वैसे मैं सभी वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आपको सुविधा हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज आ जाएगा और जहां पर देखिए आपके सामने मान्यता का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक नया और पेज है इस तरह से है वो ओपन हो जाएगा और इस पेज में यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में नवीन मान्यता पंजीकरण का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको संबंधित इंफॉर्मेशन फिल करनी है, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, आपके गांव का नाम है और मोबाइल नंबर डाल के फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक पीएसपी कोड और पासवर्ड आ जाएगा। जब पीएसपी कोड और पासवर्ड आ जाए तो फिर से आपको पीएसपी वेबसाइट पे विजिट करके लॉगिन करना है या तो फिर डायरेक्टली इसी पेज में आपको यहाँ पे यूजर लॉगिन का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप पीएसपी पोर्टल की जो होम पेज है इस होम पेज पे विजिट करोगे। तो विजिट करने के बाद देखिए यहाँ पे राइट साइड में नीचे ऑनलाइन एकीकृत मान्यता का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इसी ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाले लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए पीएसपी कोड और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अब जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा जहां पे लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन है वो मिल जाएंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है वो मिलेगा ऑनलाइन मान्यता आवेदन और इसके नीचे आपको दो और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एक आ रहा है विद्यालय नवीन मान्यता, तो यहां से तो आप नवीन स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन करोगे। इसके अलावा यदि आप अपने स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहते हो जैसे स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय अगर आप लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको विद्यालय क्रमोन्नति वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पर यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 6 स्टेप होंगे। इन सभी 6 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए जब कोई स्टेप कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पे गुड का मार्क है वो लग जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 स्टेप पहले से ही कंप्लीट कर रखी है ताकि वीडियो वो लंबा नहीं बने। तो यहाँ पे जो स्टेप कंप्लीट नहीं होगी वो बिल्कुल खाली नजर आएगी। देखिए यहाँ पे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं तो यहाँ पे देखिए गुड का मार्क आ रखा है, लेकिन स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 के ऊपर है गुड का मार्क नहीं आ रखा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन वो नहीं डाली है। चलिए सबसे पहले वाली स्टेप पर अपन क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पहले स्टेप के अंदर आपको कोई ज्यादा जानकारी नहीं देनी है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस पता है वो आपको देना है और जो पुराने स्कूल हैं जो क्रमोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन तो पहले से ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे
और जो नवीन स्कूल है यहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल अपने स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपकी स्कूल का नाम आपको अंग्रेजी में आपको सही लिखना है, फिर आपको हिंदी में है वो बिल्कुल आपको सही सही लिखना है। अगर आपको हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मैं एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूं, उसकी मदद से आप बिल्कुल सीधा हिंदी में लिख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। इस वेबसाइट पे आ जाना है और थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको सॉफ्टवेयर का लिंक मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा सॉफ्टवेयर गूगल हिंदी टूल किट, इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर मिलेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, दोनों को आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद फिर आप डायरेक्टली कीबोर्ड से जैसा हिंदी में नाम लिख रहे हो साधारणतः लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे राजगुरुजी लिखोगे तो हिंदी में राजगुरुजी ऑटोमेटिक है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूरा एड्रेस आपको लिखना, जहां पर आपकी स्कूल है वहां का पूरा एड्रेस आपको लिखना है। एड्रेस में आपको कोई कोताही नहीं बरतनी है, पिन कोड सहित आपको पूरी जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपकी स्कूल की जो भूमि है यानी प्लॉट नंबर और खसरा नंबर आपको यहां पे डालना है और इसके बाद आपको आसा पासा डालना है। यहाँ पे आसा पासा का मतलब ये है कि आपके आसपास के जो प्लॉट हैं उनका जो खसरा नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, एक का आपको यहाँ पे डालना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी आपको दूंगा, देखिए ये वीडियो केवल डेमो के लिए है और ये जो मेरा पोर्टल है वो भी डेमो पोर्टल है, तो ऐसे में कुछ जानकारी आपको ऐसी दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर ये क्या जानकारी फिल कर रहा है, ठीक है। तो वैसे देखिए मैं केवल आपको डेमो दे रहा हूं तो मैं पहले ये चीज आपको क्लियर कर देता हूं। अब जहां जहां पे आपको कंफ्यूज होगा वहां वहां जानकारी मैं आपको दूंगा और बाकी सामान्य जानकारी आप आराम से भर सकते हो, जैसे संस्था प्रधान का नाम है, मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये चीज आपको भरनी है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मान्यता का प्रकार है वो चुनना है। नवीन स्कूल मान्यता के लिए बता रहा हूं, कर्मोन्नति के लिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार आप नवीन स्कूल की मान्यता लेने जा रहे हैं तो किस मीडियम की लेने जा रहे हैं, हिंदी की या फिर इंग्लिश की, तो दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। यदि आप अपने स्कूल को कर्मोन्नत करने जा रहे हैं तो उसके आगे आपको बताऊंगा कि अतिरिक्त माध्यम के लिए कैसे आवेदन करना पड़ेगा, आगे स्टेप आएगी उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों आगे यहाँ पे अपने स्कूल का जो लेटीट्यूड और लॉन्ग लेटीट्यूड है यानी अक्षांश और देशांतर वो बिल्कुल आपको सही सही भरना है। इसमें आपको कोई भी गलत जानकारी वो नहीं देनी है, चाहे नवीन स्कूल हो या फिर पुराना स्कूल हो। और अपने स्कूल का अक्षांश और देशांतर जानने के लिए देखिए यहाँ पे आपको एक लिंक है वो मिल जाएगा, GIS कोऑर्डिनेट स्थिति को गूगल मैप पर देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और लिंक पे क्लिक करने के बाद एक नए पेज में गूगल मैप है वो ओपन हो जाएगा। तो आपका जो एग्जैक्टली लोकेशन है उस लोकेशन का अक्षांश और देशांतर आपको यहाँ पे वो दिखा देगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से इसको कॉपी करना है और वापस पोर्टल में आके सही जानकारी आपको देनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे आपको अपनी संस्था की या सोसाइटी की जानकारी आपको देनी है, ठीक है। सोसाइटी का नाम क्या है, सोसाइटी के पंजीयन संख्या क्या है, उसकी डेट क्या है, सोसाइटी का एड्रेस क्या है और सोसाइटी का जो परिक्षेत्र है वो कहाँ का है, एक ब्लॉक का है, स्टेट का है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो यहाँ से आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। संबंधित इंफॉर्मेशन भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको सुरक्षित वो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, क्या सोसाइटी के उद्देश्यों में विद्यालय या शिक्षण संस्था खोलने का उल्लेख है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। क्या सोसाइटी की प्रबंध समिति की बैठक में इस विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है, तो आपको यस करना है। क्योंकि दोस्तों स्कूल ओपन करने के लिए जो सोसाइटी का कार्यकारिणी जो रजिस्ट्रेशन है उसमें एक बैठक की कार्रवाई करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आपने अभी तक बैठक की कार्रवाई नहीं की है और आपको नहीं करनी आती है तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, प्राइवेट स्कूल ऑप्शन में आपको संबंधित जानकारी की PDF फाइल वो मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको डायरेक्टली यहां सुरक्षित पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहां पे सुरक्षित पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए आपकी स्टेप इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने एक पॉपअप मेनू आ जाएगा, विद्यालय विवरण सुरक्षित कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पे क्लोज कर देना है। फिर यहां पे देखिए स्टेप नंबर 2 आ चुकी है, ठीक है, एक स्टेप कंप्लीट होगी। अब स्टेप नंबर 2 में आपको अपने स्कूल के भूमि से संबंधित जानकारी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आ रहा है विद्यालय भवन की स्थिति, कि आपकी जो स्कूल की भूमि है वो किस प्रकार की है, समय सोसाइटी की है या फिर किराए पे है या फिर निःशुल्क, जो भी है आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आ रहा है कि ये जो भूमि है वो कहाँ की है, शहरी क्षेत्र की है या फिर ग्रामीण है, ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित आवासीय पट्टा है या फिर कृषि भूमि रूपांतरित है या आबादी क्षेत्र, जो भी है जो आप पे लागू होता है वो इसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या विद्यालय भवन अन्य निर्माण खेल मैदान केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का कुल परिक्षेत्र आपको यहाँ पे डालना खेल मैदान सहित, ये आपके लिए सबसे खास जरूरी जानकारी है दोस्तों। मान लीजिए आपकी स्कूल का जो एरिया है वो 5000 वर्ग स्क्वायर मीटर है, ठीक है। अब उसके अंदर
खेल मैदान तो कितना है और स्कूल का जो एरिया वो कितना है। तो यहाँ पे खेल मैदान सहित पूरा माप आपको यहाँ पे लिखना है। अब इस पूरे माप के अंदर आगे यहाँ पे आपके स्कूल के निर्मित जो भवन है उसका एरिया कितना है। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 2000 डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये डेमो के लिए डाल रखा है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 5000 डाल दिया, चलो मैं यहाँ पे एक बार 5000 डाल देता हूँ। ठीक है, 5000 डाल दिया। इस 5000 एरिया में से 4000 वर्ग स्क्वायर मीटर जो एरिया है, उस एरिया के अंदर स्कूल के जो भवन है, रूम है, वो बने हुए हैं। ठीक है, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। चलिए, इसके बाद विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार कैसा है, कृषि है, आवासीय है, या फिर वाणिज्यिक है, या संस्थानिक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट है वो कर लेना है, और मेरी राय में आपको संस्थानिक का वो सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भूमि का कन्वर्जन होना भी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे खेल मैदान का स्वामित्व कैसा है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। समय का है तो समय कर लीजिएगा, किराए पर है तो किराए का कर लीजिएगा। ठीक है, क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है, तो आपको यस करना है। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी आगे इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसमें केवल आपको यस और नो में आपको जानकारी देना है। लेकिन दो बातें और बताऊंगा आपको यहाँ पे। क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाइल टावर है, तो आपको नो करना है। ठीक है, क्या विद्यालय परिसर के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजर रही है, तो इस केस के अंदर आपको नो करना है। और बाकी लगभग सभी के अंदर आपको ये शेष करना है, क्योंकि इसके अलावा जो सुविधाएं हैं वो हमारे स्कूल में होनी चाहिए, इसलिए आपको सभी के अंदर यस करना है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अन्य विवरण के अंदर देखिए, कक्षा कक्षों की संख्या जो शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, टोटल कितने। यहाँ पर कक्षा कक्ष की जानकारी देनी है। कहने का मतलब जहां पर स्टूडेंट अध्ययन करेंगे वो रूम कितने, उन टोटल रूम की जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है, इसके अलावा जैसे जो ऑफिस है या फिर स्टाफ रूम है, फिर अन्य जो भवन है वो अलग है। यहाँ पर केवल कक्षा कक्ष की जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा कक्षों की संख्या जो गैर शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पर आपको उन कमरों की जानकारी भरनी है। जैसे ऑफिस आ गया, आपका स्टाफ रूम आ गया। ठीक है, इसके अलावा टीचर लर्निंग वाला जो रूम है वो आ गया, लाइब्रेरी आ गया। ऐसे रूमों की संख्या आपको भरनी है जो कि कक्षा कक्ष के अलावा होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी से संबंधित जानकारी आपको भरनी है कि कितनी पुस्तकें हैं, आप अपने आवश्यकता अनुसार भर सकते हैं। स्कूल के अंदर टेबल कितने हैं वो आप भर सकते हैं। पुस्तकालय में समाचार पत्र कितने हैं, नॉर्मल जानकारी है, ये आपको भर देनी है, इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे आपको अपने रूम की जानकारी देनी है। ठीक है, यहाँ पर अपने स्कूल के अंदर टोटल कक्षा कक्ष कितने। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भरोगे 5। अब जैसे आप यहाँ पे 5 भरोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक इस तरह से रो बन के आ जाएंगे। हालांकि फिलहाल मैंने यहाँ पे 5 रूम डाल रखे हैं, यदि आप 10 रूम डालते हो तो नीचे 10 रूम है वो बन के आ जाएंगे। फिर हर के अंदर यहाँ पे आपको लंबाई मीटर के अंदर डालनी है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई है मीटर के रूप में आपको यहाँ पे डाल लेनी है, आपको कन्वर्ट है वो कर लेना है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रधान कक्ष कितना है वो आपको डालनी है, संख्या है डालनी है। उसका एरिया कितना, औसत जो लंबाई है वो मीटर में डालनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्यालय कक्ष है, अध्यापक कक्ष है, भंडार कक्ष है, सभी जानकारी आपको फिल कर देनी है। और फिल करने के बाद आपको सुरक्षित पे क्लिक कर देना है, और सुरक्षित पे क्लिक करने के बाद आपकी ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। फिर स्टेप नंबर 3 में आपको आ जाना है, और स्टेप नंबर 3 के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको कर्मचारियों से संबंधित है वो जानकारी देनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा शैक्षणिक यानी अध्यापकों की सूचना, इस ऑप्शन में आपको देनी है। इसके बाद गैर शैक्षणिक यानी आपके स्कूल में जैसे कलरक आ गया, चपरासी आ गया, इसके अलावा और भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो गैर शैक्षणिक के लिए अपने स्कूल में काम करते हैं। ठीक है, इनकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है एक एक को। सबसे पहले तो इसका पदनाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है, पिता का नाम डालना है, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, बीए है, बीएससी है, जो भी है। उसके बाद वो बीएड है या एनटीटी है, जो भी है आवश्यकता के अनुसार आप डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर उसके डाल दीजिएगा, उसका 10वीं के रोल नंबर डाल दीजिएगा, पास कब की 10वीं की वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, और वर्तमान विषय कौन सा है यहाँ से विषय सेलेक्ट कर लीजिएगा, सुरक्षित कर दीजिएगा। अब जैसे आप सुरक्षित करोगे तो यहाँ पे उस टीचर की डिटेल है इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। हर बार अलग अलग टीचर के लिए आपको बार बार यही स्टेप है वो फॉलो करनी पड़ेगी, बार बार आपको सुरक्षित करना पड़ेगा। तो नीचे इस तरह से लिस्ट है वो आ जाएगी। हालांकि मेरे केस के अंदर फिलहाल मैंने एक ही टीचर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव कर रखी है। अगर बाय द वे मान लीजिए टीचर की इन्फॉर्मेशन गलत हो गई या फिर आप उसको हटाना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो देखिए आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये एडिट का ऑप्शन है और ये डिलीट का ऑप्शन है। चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है अपडेट है वो भी कर सकते हो। और इसी तरह से आप जैसे गैर शैक्षणिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर भी आपको कर्मचारियों की जानकारी देनी है। सभी स्टेप इसी तरह से आपको फॉलो करना है, आपकी 3rd स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब स्टेप नंबर अपन 4 में आते हैं, और स्टेप नंबर 4 के अंदर यहां पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट, और फिलहाल दोस्तों यहां पर एक जानकारी देना चाहूंगा कि यहां पे जितने भी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और जो मैक्सिमम साइज होगी वो 512 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
512 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा विद्यालय की जो फोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, और सभी जेपीजी फोटो देखिए यहाँ पर कम से कम 4-5 फोटो है वो मांगी गई। इन सभी 4-5 फोटो की जो मैक्सिमम साइज है मिला के सभी की 512 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी सोसाइटी से संबंधित जानकारी आपको देनी है। अब सोसाइटी से संबंधित क्या क्या जानकारी देनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। एक तो सोसाइटी पंजीकरण की प्रति, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वो, साथ में सोसाइटी के उद्देश्यों की प्रति, और एक जो शपथ पत्र वो आपको यहाँ पे अपलोड करना। ठीक है, शपथ पत्र कौन सा है, जो निर्धारित प्रारूप में दिशा निर्देशों में दिया गया है, हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। वो शपथ पत्र आप डाउनलोड कर लेना, नोटरी के द्वारा उस पर साइन करवा लेना, फिर आपको वो अपलोड करना है। ठीक है, अब तीनों ही डॉक्यूमेंट की जो साइज है वो 512 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डॉक्यूमेंट के साइज में कम करने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, आगे वाली वीडियो के अंदर आपको मैं इसके बारे में जरूर जानकारी वो दूंगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भवन से संबंधित जानकारी आपको देनी है। यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने क्या क्या, यहाँ पे देखिए, एक तो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है, उसकी पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी है। तो आप यहाँ से पीडीएफ फाइल वो अपलोड कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, आपको चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जहां पर भी आपकी जो फाइल है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, एक एक करके सिलेक्ट करनी है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए, मैंने कुछ इस तरह की जो फाइल है वो अपलोड कर रखी है। देखिए, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद देखिए उसके आगे पीडीएफ की फाइल है वो बनके या लोगो बनके आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, आपका जो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र किस अभियंता से आपने उसको प्रमाणित करवाया, उसका नाम आपको डालना है, उसका पद क्या है, उसका पद स्थान का नाम क्या है, उसके मोबाइल नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसी तरह से आपके स्कूल का जो ब्लूप्रिंट है, यानी जो नक्शा है, वो नक्शा भी आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। ठीक है, और उसके बाद अभियंता का नाम क्या है, जो उसे प्रमाणित किया था, उसका नाम डालना है, उसका पद डालना है, उसका स्थान डालना है। ठीक है, ये डालने के बाद आगे वाली जो स्टेप आ जाती है फोटो की, यहाँ पर आपको अपने स्कूल की 5 फोटो वो डालनी है। कौन कौन सी, एक तो अपने स्कूल का जो बाहरी व्यू है, जहां पर आपका मेन गेट है, वो डाल देना। इसके बाद विद्यालय भवन की आंतरिक व्यू आपके स्कूल के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक खेल मैदान डाल देना। एक जो कक्षा कक्ष है, कोई भी कक्षा कक्ष है, अच्छी तरह से व्यवस्थित करके टेबल पार्टियां लगा के वो फोटो आपको अपलोड करनी है। एक अन्य कोई भी आप कर सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, सभी को आपको अपलोड कर देना है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अन्य आवश्यक दस्तावेज वो भी आपको अपलोड करना है। क्या क्या, यहाँ पे एक तो नवीन कार्यकारिणी सदस्यों की प्रमाणित सूची। ठीक है, आपके सोसाइटी की जो प्रबंध कारिणी के सदस्य हैं उनकी सूची आपको अपलोड करना पीडीएफ फाइल में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, आपके स्कूल को मान्यता से संबंधित सोसाइटी के कार्यकारिणी रजिस्टर में ली गई बैठक कार्रवाई आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे यहाँ पे अपने स्कूल की भूमि का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। यदि आपकी स्कूल की भूमि किराए पे है तो रजिस्टर किरायानामा आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए अगले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपने स्कूल का जो सहस्त्रनिक प्रयोजनार्थ है या फिर स्कूल कन्वर्जन का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सुरक्षित कर देना है। और जैसे ये सुरक्षित हो जाएंगे, देखिए हर डॉक्यूमेंट के आगे इस तरह से पीडीएफ फाइल का लोगो आ जाएगा, जो कि मैंने पहले आपको बताया। चाहो तो आप इस पे क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने इस तरह से डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर रखा है। ठीक है, इसी तरह से आपको अपलोड करना है, लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इन सभी दस्तावेजों की जो साइज है वो 512 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमारी स्टेप नंबर 4 है वो भी कंप्लीट होगी। इसके बाद अपन चलते हैं स्टेप नंबर 5 में, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यही से हमें अपनी मान्यता के लिए आवेदन करना है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 से लेकर 4 तक तो हमने इंफॉर्मेशन भरी है। अब हमें कौन सी मान्यता लेनी है, वो मान्यता यहां पे आपको सिलेक्ट करनी है। देखिए, अगर आप नवीन स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो आपके सामने देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक। अगर आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक आवेदन करना चाहते हो तो इस पे आपको क्लिक करना है। यदि आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक आवेदन करना चाहते हो तो आपको इस पे क्लिक करना है। और दोस्तों, मैं आपको राय दूंगा कि आप कक्षा 1 से लेकर 5 के बजाय कक्षा 1 से लेकर 8 तक है वो आवेदन करें, क्योंकि इसमें आपको काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि इस पे आपको आर्थिक भार वो ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपने 1 से 5 तक के लिए आवेदन कर दिया, फिर अगले साल क्रमोन्नति के लिए आवेदन करोगे तो फिर यहाँ पे आपको आर्थिक भार वो बढ़ने वाला है। तो मेरी राय में आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक वो आवेदन करें। तो चलिए, मैं यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद
देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा 6 के साथ कक्षा 7 व 8 भी संचालित करना चाहते हैं? यदि आप इसमें हाँ करते हो तो यहाँ पे आपको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा आवेदन फीस के रूप में देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो यानी नहीं करते हो तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए आप पहली साल कक्षा 1 से लेकर 5 तक लगाओगे, फिर अगली साल 6 लगाओगे, फिर अगली साल 7 लगाओगे, फिर अगली साल 8 लगाओगे, ऐसे क्रम बाय क्रम आप चलोगे। अगर आप ये चाहते हो कि मैं तो एक साथ ही इसी वर्ष 1 से लेकर 8 तक लगाना चाहता हूं तो फिर तो भैया आपको 40,000 रुपए देने पड़ेंगे, तब आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक है वो कर देना है। तो अपनी मान्यता सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे सुरक्षित करोगे तो सुरक्षित करने के बाद आपने जिस मान्यता के लिए आवेदन किया है वो आवेदन आपको नीचे वो दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। और किसके लिए आवेदन किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और आवेदन फीस आपको कितनी है वो देनी होगी, वो आवेदन फीस आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक डेमो पोर्टल है कि नवीन स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन कर रहे थे तो यहाँ पे ये एडिशनल मीडियम कहां से आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है। ये केवल डेमो पोर्टल आपको समझाने के लिए। अगर आप नवीन स्कूल मान्यता के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से वो मान्यता आ जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो रही प्रोसेस नवीन स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन की। फीस के बारे में आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए आप अपने स्कूल की क्रमोन्नति के लिए आवेदन करना चाहते हो, यानी पहले से 1 से 8 तक मान्यता मिली है, 9-10 के लिए आवेदन करना चाहते हो, या पहले से 1 से 10 तक मान्यता मिली है, 11-12 के लिए आवेदन करना चाहते हो, या फिर स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त संकाय के लिए आवेदन करना चाहते हो, तो भी आपको स्टेप नंबर 5 के अंदर ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा आवेदन का प्रकार। यहाँ पर बहुत सारी मान्यता आपको मिलेंगी। क्रमोन्नति के लिए करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करना है, अतिरिक्त माध्यम है, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, जैसी मान्यता के लिए आवेदन करना चाहते हो वैसे ही ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर भी एक छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, एक मान्यता के साथ साथ 2 या 2 से अधिक मान्यता भी आप लगा सकते हैं। जैसे क्रमोन्नति के साथ साथ स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, नाम परिवर्तन के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, वर्ग परिवर्तन के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार क्रमोन्नति को सिलेक्ट करता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहते हैं? इसके सामने आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। यदि आप हाँ करते हो तो यहाँ पर आपको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा वो देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हो तो सामान्य जो आवेदन फीस है वही आपको यहाँ पे लगने वाली है। तो एक बार मैं यहाँ पे नहीं को सिलेक्ट करता हूँ। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे आपको संकाय के बारे में जानकारी देने, यानी आप कक्षा 11-12 के लिए कौन सा संकाय या कौन सी फैकल्टी के लिए मान्यता लेने जा रहे हैं। तो साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट है, एग्रीकल्चर साइंस है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार फैकल्टी को यहाँ से चूज है वो कर लीजिएगा। चलिए मैं फॉर एग्जाम्पल साइंस को सिलेक्ट करता हूँ। अब साइंस को सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह से आपके सामने कई सब्जेक्ट वो मिलेंगे। अब जिस जिस सब्जेक्ट की आपको नीड है, आवश्यकता है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक है वो लगा देना है। अब यहाँ पे भी एक छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, नियमानुसार मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट तक आपको नॉर्मल आवेदन फीस लगेगी। इसके अलावा 3 से अधिक सब्जेक्ट अगर आप लेते हो तो पर सब्जेक्ट है 8,000 रुपये आपको अतिरिक्त है वो देने पड़ेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर लिया और बायो को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ तक तो सामान्य शुल्क लगेगी। अब मैं चाहता हूं कि मैं मैथ की भी इसी के साथ मान्यता लेना चाहता हूं, तो आवेदन शुल्क के साथ 8,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर वाले को भी सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहाँ पे 8 दूनी 16,000 रुपये अतिरिक्त आवेदन फीस यहाँ पे हो गई, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सुरक्षित वो कर देना है। अब सुरक्षित करने के बाद देखिए पॉपअप मेनू आ जाएगा, रिकॉर्ड है वो सुरक्षित हो गया, और नीचे आपकी मान्यता का जो प्रकार है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कौन सी आपने मान्यता लगाई है उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और उसकी जो आवेदन शुल्क है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, जो भी आवेदन शुल्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इतनी ही आवेदन शुल्क है आपको ऑनलाइन है वो जमा करानी पड़ेगी। अब काफी सारे दोस्त ये देखेंगे कि मेरी जो आवेदन फीस है वो तो अलग आ रही है और वीडियो में अलग आ रही है। तो देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट की मान्यता अलग अलग लेते हो तो आवेदन फीस वो कम ज्यादा हो सकती है, इसको लेके आप टेंशन मत लेना। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने फिलहाल तो साइंस की मान्यता के लिए आवेदन है वो लगा दिया। अगर आप ये चाहते हो कि साइंस की मान्यता के साथ में आर्ट्स है, कॉमर्स है, इसकी मान्यता भी लगाना चाह रहा हूं, तो देखिए जब अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और सुरक्षित करने से पहले ही उस मान्यता को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि देखिए फिलहाल मैंने तो यहाँ पे साइंस को सिलेक्ट कर लिया, तो ये आवेदन फीस ये हो गई। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए गलती हो गई, इस मान्यता को हम नहीं लगाना चाह रहे थे और गलती से लग गई, अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे इसको डिलीट करोगे तो आपकी जो मान्यता वो डिलीट हो जाएगी, और फिर से आपको स्टेप नंबर 5 में आगे फिर से आपको मान्यता के लिए आवेदन वो करना पड़ेगा। इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे सुरक्षित करता हूँ, चलिए
नहीं पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। साइंस पे मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हालांकि वीडियो तो लंबी होगी, लेकिन आपके सारे जो कंफ्यूज हैं इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगे। 3 सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, साथ में अपन आर्ट्स की वो भी लगाना चाहते हैं। अब की बार दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं आपको सुरक्षित करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं इसको सुरक्षित करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे रिकॉर्ड तो सुरक्षित हो गया, लेकिन अब की बार जो मान्यता की आवेदन की फीस है वो बढ़ गई। देखिए 60,000 रुपए होगी। तो ऐसे में अलग अलग मान्यता के लिए जो आवेदन फीस है वो अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे में इस बात को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए ठीक है, ये आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया। मान लीजिए आपने सभी मान्यता वो लगा दी। एक और मान्यता चलिए आपको मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, फिर आप कहोगे कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम परिवर्तन का लगा के आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैंने नाम परिवर्तन की मान्यता को सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल तो आपके स्कूल का जो पुराना नाम है वो आ रहा है। अब जो नया नाम है वो आप क्या डालना चाहते हैं, वो नया नाम आप यहाँ को बिल्कुल आपको अंग्रेजी में बिल्कुल सही से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे राज गुरुजी है वो लिख रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको अपना नया नाम है वो लिख देना है। ठीक है, चलिए मैंने ये लिख दिया। चलिए यहाँ पे मैंने इसको सुरक्षित कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको सुरक्षित किया और सुरक्षित करने के बाद डाटा है वो रिकॉर्ड हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 मान्यता आ चुकी हैं। अब की बार आप देख सकते हो, पहले हमने अपग्रेड किया था, साइंस और आर्ट्स की मान्यता लगाई थी, और अब की बार नेम चेंज की मान्यता वो नीचे आके ऐड हो गई। और देखिए इसका 50,000 रुपये आवेदन फीस है वो हो गई। इस तरह से कुल मिला के यहाँ पे दोनों मान्यता की जो आवेदन फीस हो गई वो 1 लाख है, वो 10,000 हो गई। इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से मान्यता को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट है वो भी कर सकते हो। अब अपनी सभी मान्यता यहाँ पे लगाने के बाद या आवेदन यहाँ पे करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक है वो कर देना है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट है वो भुगतान करना है। स्टेप नंबर 5 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको स्टेप नंबर 6 के अंदर आना है। ठीक है, 6 स्टेप में आने के लिए आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मान्यता शुल्क है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको भुगतान करे का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे आपको ले जाएगा। देखिए सबसे पहले पे नाउ का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ग्रास पे है लेके चला जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको किस माध्यम से पेमेंट है वो करना है, ई बैंकिंग के द्वारा यानी नेट बैंकिंग के द्वारा करना है, या फिर पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के द्वारा आपको करना है। तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग के द्वारा कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी आपकी नेट बैंकिंग है, जो भी बैंक है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेट बैंक है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोसेस पे मैं क्लिक करता हूं और यहां पर ओके पे क्लिक करता हूं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहां पे एक चालान है वो जनरेट हो गया है और यहां पर देखिए चालान के GRN नंबर आ गए हैं। इस GRN नंबर को आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि बाय द वे मान लीजिए आपके बैंक से पेमेंट कट गया और फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं हुआ, तो आप इस GRN की मदद से आप अपना फॉर्म है वो रीसबमिट है वो कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इस चालान को आपको सुरक्षित रखना है। और एक बार यहां पर जो भी जानकारी आई हुई है वो आप चेक कर लीजिएगा कि जो जानकारी आपने फिल की है, आपके विद्यालय का नाम सही है, आपकी PSP कोड है वो सही है। यदि सब कुछ सही है तो आप इसे कंटिन्यू पे है वो क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। और जब आप एक बार कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप इसको प्रोसेस को रोकना नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ 1 या 2 मिनट का वो टाइम ले ले, तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड से किसी प्रकार की कोई की है वो प्रेस नहीं करनी है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप ATM से करना चाहते हैं तो आप ATM भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो SBI की नेट बैंकिंग की जो लॉगिन ID वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको यूजर नेम है और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ। और फ्रेंड्स ये स्टेप है यहाँ पर मैं थोड़ी सी बीच में कट कर रहा हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण। मैं डायरेक्टली जब वापस मैं पेमेंट कर दूंगा तो वापस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पेमेंट सबमिट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। और इस रेफरेंस नंबर को आप सेव करके है वो रख लीजिएगा और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो पेमेंट है वो अपडेट है वो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई-ग्रास चालान रिपोर्ट है और यहाँ पर जो अमाउंट है और यहाँ पर देखिए स्टेटस आ रहा है सक्सेस, यानी इसका मतलब है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ से इस स्टेटस को आप प्रिंट है वो कर लीजिए।
लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट है वो कर लेता हूँ। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन ये रिफ्रेश होने में 30 सेकंड का वो समय लेगा। कई बार 1 या 2 मिनट का समय भी ये ले लेता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट नहीं हो। तो आप थोड़ा सा वेट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए अपन वेट करते हैं। और कई बार टेक्निकल इशू होने के कारण ये समय है वो ज्यादा भी ले देता है, और ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट है वो भी नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक अगर ये रीडायरेक्ट नहीं होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गो बैक पे आपको क्लिक करना, नीचे ऑप्शन आ रखा है, और इस की को आपको सेव करके वो रख लेना। तो चलिए मैं एक बार इसे प्रिंट कर लेता हूँ, फिर गो बैक पे क्लिक करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैंने इस स्लिप को प्रिंट कर लिया है, लेकिन प्रिंट करने के बाद भी ये जो पेज है वापस रीडायरेक्ट पीएसपी पोर्टल पे नहीं हुआ। तो अपन डायरेक्टली से गो बैक पे क्लिक करते हैं और ये वापस पीएसपी पोर्टल पर अपन चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर अपना फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमने जो फॉर्म भरा था वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है भरा हुआ आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फाइल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सेव हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसे सेव करता हूँ और आपको ये ओपन करके वो दिखाता हूँ। चलिए मैं डायरेक्टली इसे ओपन है वो कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपका जो आवेदन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो जो चीज आपने भरी थी अपने आवेदन में वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब फ्रेंड्स इस आवेदन की आपको 3 कॉपियों में तैयार करना है। जो फोटो आपने अपलोड की थी वो फोटो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस आवेदन की 3 कॉपियों में आपको यहाँ तैयार करना है। एक कॉपी है वो ओरिजिनल हो जाएगी, 2 इसकी डुप्लीकेट हो जाएंगी। 2 कॉपियां आपको डीओ ऑफिस में है वो सबमिट करवानी है, और एक जो कॉपी है आपको विद्यालय में सुरक्षित रखनी है इस तरह से। और जो भी दस्तावेज आए गए हैं वो दस्तावेज आपको इसके साथ है वो लगाने हैं। दस्तावेज की लिस्ट है आपको इसी फॉर्म के अंदर है वो मिल जाएगी, जो लिस्ट है उसी क्रम में आपको यहाँ पे करने। अब जैसे आप स्टेप नंबर 6 में आओगे, यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो सक्सेसफुली होने के बाद यहां से भरा हुआ फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया फिर भी आपका फॉर्म वो लॉक नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट का स्टेटस देख के फिर आपको फॉर्म लॉक कर देना है, और लॉक करने के बाद भरा हुआ जो फॉर्म है आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। इसके अलावा और कोई जानकारी आपको चाहिए है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर है, फेसबुक है, वहां पर भी आप मान्यता से संबंधित कोई भी समस्या मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।